तो आज हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन एंड टुडे आल्सो इट्स अ स्पेशल डे वेयर ऑपरेशन सिंदूर इज हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट की अनियमित गति को बोलते हैं। तो नॉर्मली हार्ट हृदय की जो गति होती है वो नियमित होती है। इसका मतलब एक गति के बीच में दो गतियों के बीच में एक नियमित अंतराल होता है। तो जब यह अंतराल अनियमित हो जाता है, जैसे 30 माइक्रोसेकंड या 30 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा, तो जब यह अनियमित अंतराल अनियमित हो जाता है दो गतियों के बीच में, तो उसको अनियमित गति बोलते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। यह हार्ट की प्रमुख बीमारियों में से एक बीमारी है। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण क्या होते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रमुख कारण होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के, और इन चारों कारणों में सबसे बड़ा कारण है एज या उम्र। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्ट की एजिंग की वजह से हार्ट की गति अनियमित हो सकती है, और इस अनियमित गति का नंबर, जैसे अगर देखा जाए तो 50 साल की उम्र में करीब 2 से 3% पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, लेकिन 80 साल की उम्र में 10% लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ये एक डेटा एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी से हमारे पास है। तो 80 साल की उम्र में, तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट की वीकनेस होगी, भले पंपिंग वीक ना हो, लेकिन हार्ट की मसल में वीकनेस होगी और उनके कंडक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम में प्रॉब्लम होगी और हार्ट अनियमित होगा, और इसलिए हर 10वां व्यक्ति 80 साल से ऊपर का एट्रियल फिब्रिलेशन का शिकार होता है। हार्ट की गति अनियमित होती है। ओके सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और डॉक्टर कैसे सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन की ज़रूरत है? तो जैसे मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो सिम्टम्स आते हैं कि धड़कन का अनियमित होना, और ये धड़कन की अनियमित कई बार धड़कन बढ़ने के साथ भी आता है। तो धड़कन अनियमित भी होती है और धड़कन बढ़ी हुई भी रहती है। तो कई बार मरीज हमारे पास आता है, हार्ट की धक धक या जिसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, या सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द हार्ट। जैसे मैं और अभी आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं अपने चैम्बर में बैठा हूँ, हम लोगों को अपनी धड़कन फील नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि धड़कन चल नहीं रही, धड़कन हमेशा चलती रहती है, लेकिन हमको कोई फील नहीं हो रही। लेकिन अगर अभी आप यहाँ 2 मंजिल या 3 मंजिल चढ़ के चले जाएँ, तो आपको अपनी धड़कन कई बार फील होने लगती है, लेकिन वह फीलिंग थोड़ी देर में, जैसे ही आप रुक जाते हैं, वो फीलिंग ठीक हो जाती है। तो पाल्पिटेशन का मतलब होता है अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ बीट, मतलब आपको पता भी चल रहा है और आप उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है। तो इस तरीके की धड़कन को बोलते हैं पाल्पिटेशन, और यह एट्रियल फिब्रिलेशन में इस तकलीफ से मरीज अक्सर प्रेजेंट करता है। हमारे पास बोलता है धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, धड़कन अनियमित हो रही है, और दूसरा जो लक्षण हमारे पास आता है वो है सांस फूलने वाला। तो ये 2 प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा जो एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हैं वही इनके लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। लंबे समय तक लोग पूछते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या नुकसान है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सारे नुकसान होने के अलावा एक एट्रियल फिब्रिलेशन का भी नुकसान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है, तब भी आपको एट्रियल फिब्रिलेशन या हृदय की अनियमित गति हो ही सकती है। इसके अलावा हार्ट की पंपिंग कम होना और से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद भी क्या हार्ट की और बाकी परेशानियां हो सकती हैं? बिल्कुल, एट्रियल फिब्रिलेशन एक पार्ट है हृदय की बीमारी का। ये, और मैंने जैसे बताया, ये हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम की बीमारी है। इसके अलावा हार्ट में दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है क्लॉटिंग या ब्लॉकेज की बीमारी। वो बीमारी हमेशा हो ही सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडक्शन सिस्टम बीमारी है, इलेक्ट्रिक सिस्टम बीमारी है, जबकि हार्ट अटैक या ब्लॉकेज एक कोरोनरी सिस्टम बीमारी है, ये हार्ट की नसों की बीमारी है। ओके सर, क्या कॉम्प्लिकेशंस और साइंस पहले से पता चल जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के? बिल्कुल, इसके जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रोक मतलब लकवा। तो अगर आपकी हार्ट की गति पहले से अनियमित है और आपको पता चल गया है, तो आपको उसी वक्त पे उसका उपचार लेना चाहिए, अपना वर्कअप कराना चाहिए, चेक करना चाहिए, और उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या इनको किस तरीके की इलाज की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारे स्कोर अब उपलब्ध हैं, जिससे पता चलता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों में किस तरीके की दवाइयाँ चलनी चाहिए, खून पतला करने की दवाई चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए तो किस पावर में चलनी चाहिए। इन सब हमारे पास अब डेटा उपलब्ध है। इनको चैट्स वेस्ट स्कोर के नाम से जाना जाता है। ओके
सर ये बात आपने काफ़ी सही बोली कि काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा है कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन के कंट्रोल ना होने पे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस बात में एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ अगर एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट का पंपिंग का कमज़ोर हो जाना, स्ट्रोक हो जाना। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हार्ट की गति अनियमित रही लंबे समय तक तो स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर उस अनियमित गति के साथ अगर हम गति को ना भी कंट्रोल कर पाएँ और साथ में हम उसको खून पतला करने की दवाई सही अनुपात में दे पाएँ तो स्ट्रोक का खतरा डेफिनेटली कम हो जाता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम एट्रियल फिब्रिलेशन को ना भी कंट्रोल कर पाए तो कम से कम उसकी गति को कंट्रोल करें। इसका मतलब रिदम अगर कंडक्शन सिस्टम नॉर्मल ना भी हो पाए तो उसके अगर हम गति को कंट्रोल करने और खून पतला करने की दवाइयाँ सही अनुपात में देने लगे तो शायद हम लोग भविष्य में होने वाले लकवे से बच सकते हैं। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन का मौसम से क्या संबंध है? तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में हार्ट की गति अत्यंत तेज़ हो जाती है तो कुछ मरीजों को पहले गति तेज़ होती है केवल और बाद में गति अनियमित हो जाती है। तो इस जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर उससे हमको बचना चाहिए और एट्रियल फिब्रिलेशन से किसी भी तरीके से टेम्परेचर से एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से बच के रहें तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। ओके सर, शेल्बी हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एट्रियल फिब्रिलेशन? तो सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन को डायग्नोज करने के लिए, बीमारी को निदान करने के लिए कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं, जिसमें से ईसीजी, इको और होल्टर मॉनिटरिंग उपलब्ध होते हैं। ये तीनों ही टेस्ट शेल्बी में सुचारू रूप से उपलब्ध हैं, आप कभी भी आके करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मरीजों को जिनको बार बार स्ट्रोक होता है, जैसे हमारे मरीज जो पिछले हफ्ते हमारे पास आए मिस्टर सोनी, जिनको बार बार स्ट्रोक हो रहा था, उनको 6 से 15 दिन का एक लंबा होल्टर मॉनिटरिंग, जिसमें 15 दिन तक अगर मरीज की गति अनियमित होती है तो पता चल जाती है, तो इस तरीके के टेस्ट करते हैं जिसको एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर या पैच मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो इन सब से अगर हार्ट की गति अनियमित होती है तो पता चल जाता है। तो ये सारे टेस्ट शेल्बी में उपलब्ध हैं। इसके अलावा धड़कन कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन और मेडिकल मैनेजमेंट भी हमारे शेल्बी अस्पताल में उपलब्ध है और समय समय पर हम वर्कशॉप के माध्यम से या एक कैंप के माध्यम से हम इसको EPS और RFA वर्कशॉप भी करते हैं, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा पता किया गया कि एक बार अगर एट्रियल फिब्रिलेशन ठीक हो जाता है तो आपको लंबे समय तक होने वाली स्ट्रोक की संभावना ठीक कम हो जाती है। ओके सर, हेल्थ चेकअप, फॉलोअप, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो है, अगर इन सारे मरीजों में जैसे AF स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमने 2024 में चलाया था, जिसमें हमने करीब 1 साल तक करीब 4000 लोगों के ECG किए थे 60 साल से ऊपर वालों के, और उसमें हमको पता चला था कि करीब 1 से 2% लोगों में AF की संभावना पाई गई थी। तो अगर हेल्थ चेकअप, क्योंकि अक्सर यह बीमारी में लक्षण नहीं होते, अगर इसको आपको लक्षण आने के पहले पकड़ लें आप तो उसका ट्रीटमेंट पहले से कर सकते हैं। अदरवाइज जब लकवा हो जाता है या मरीज के दिमाग में खून की नस का जमा हो जाता है, उसके बाद हम एट्रियल फिब्रिलेशन को अगर हम डायग्नोज कर भी लें तो शायद उसका फ़ायदा नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ चेकअप अपना रेगुलर कराते रहें और स्पेशली बुज़ुर्गों को जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, अपना एक ECG साल भर में ज़रूर कराएं। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, योर वन एडवाइस फॉर ऑल द पेशेंट्स आउट देयर। सो वो सारे पेशेंट जो एट्रियल फिब्रिलेशन के हैं, या ज़्यादा ज़रूरी है वो सारे पेशेंट जो 60 साल की उम्र के हैं, अपना 1 साल में एक बार अपना ECG ज़रूर कराएं। और में से किसी को भी एट्रियल फिब्रिलेशन निकलता है तो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें।